तो आप देख रहे हैं देश विदेश की खबरें। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करने से पहले नजर डालेंगे एक बार हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। शुक्रवार सुबह वे इटली की राजधानी रोम पहुंचे। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष अमित शाह आज एक बार फिर दौरे पर लखनऊ में हैं। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार सुबह 7 बजे लखनऊ से ट्रेन के लिए ललितपुर पहुंची। आरन खान को जमानत मिलने और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स केस की जांच की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल मिलेगा या नहीं, इसका फैसला 2 नवंबर को होने वाली टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की फाइनल बैठक में हो सकता है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते। बता दें पीएम मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह वे इटली की राजधानी रोम पहुंचे। 29 से 31 अक्टूबर की दोपहर वे इटली में ही रहेंगे। यहाँ वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन ग्लासगो पहुंचेंगे। यहाँ COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। G20 की मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया था। अब यह इटली में रोम में होगी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। यह इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। 4 खास मुद्दों पर विचार होगा। इसमें महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे होंगे। माना जा रहा है कि मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक साफ तौर पर मीटिंग का अंदेशा लगाया जा सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर लखनऊ में हैं। शाह गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 1.50 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का अभियान शुरू किया था। कोरोना बाढ़ के विपक्ष गायब था। अब चुनाव नजदीक है तो नए कपड़े सिलवाकर सामने आ रहे हैं। शाह ने कहा कि आज मैं उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत कराने आया हूं। इसके लिए दीपावली पर यहां के हर घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार को स्वीकृति मिले, इस अभियान की भी शुरुआत हो रही है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में काम किया है। भाजपा ने सिद्ध किया है कि सरकारें परिवार के लिए नहीं बल्कि सूबे के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए होती हैं। अखिलेश जी ये हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता की दीजिए, जिसमें 5 साल आप विदेश कितने दिन रहे। बीते दिनों में कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, आप कहां थे। इन्होंने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावा किसी के लिए शासन नहीं किया। बाकी सभी चुनावी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया बन चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए चुनावी पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव है। तो इस तरीके से अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेकर उन पर तंज कसा है और मंच पर भाजपा की जितनी भी प्रसिद्धियां हैं उनको गिनाते हुए नजर आए। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार सुबह 7 बजे लखनऊ से ट्रेन से ललितपुर पहुंचे। कुछ देर सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद 9:15 पर प्रियंका गांधी पंडियाना गांव गई हैं। वहां खाद के लिए जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से बबलू पाल के घर में मुलाकात की। खाद न मिलने और कर्ज से परेशान किसान बबलू पाल ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो प्रियंका ने यहां पर कमरे में बैठकर पीड़ित परिजनों का दर्द जाना। बातचीत के दौरान मृतक किसान भोगीराम पाल की बेटी सविता बेहोश हो गई। प्रियंका ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया। होश में आने पर सविता ने बताया कि उसके परिवार पर 4 लाख का कर्ज है। इसके बाद प्रियंका से सभी किसान परिवारों ने आर्थिक संकट की बात कही तो उन्होंने 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि कर्ज चुकाने के साथ 5 लाख की मदद और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी कांग्रेस उठाएगी। इससे पहले लखीमपुर हिंसा सहित पीड़ित 4 किसानों के परिवारों को छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने 50-50 की मदद की थी। वहीं बता दें कि वे जानते हैं कि किसान महीनों से सड़कों पर चल रहे इन सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहे हैं और किसान इस समय आक्रोश में है। तो इसी के चलते कांग्रेस की सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची और हफ्ते में इन 4 किसानों ने अपनी जान गंवाई है हफ्ते भर के अंदर। तो इसको लेकर उनके दिल में दुख भी था, जिसकी वजह से वो उनके परिवार के सदस्यों से मिली और आश्वासन दिया कि उनके परिवार का खर्चा, शिक्षा और रोजगार देने का भी वादा करके आई। आरन खान को जमानत मिलने और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स जांच की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। एनसीबी ने इस केस में आखिरी कार्रवाई 22 अक्टूबर को की थी। एक दिन
इस दिन एक ड्रग पैडलर को पकड़ा गया, लेकिन उसकी ना तो गिरफ्तारी दिखाई गई और ना ही ये बताया गया कि उसका हुआ क्या है। इसी दिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई। इसके बाद से एक्ट्रेस को दोबारा 26 अक्टूबर को आने को कहा गया। 22 अक्टूबर को ही नवाब मलिक के हमले पर समीर वानखेड़े पर तेज हुए और इसके बाद से माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी बैकफुट पर आ गई। इसके बाद रविवार को अचानक एनसीबी का गवाह प्रभाकर सेल मीडिया के सामने आया। तो इस तरीके से हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इसमें जांच शुरू कर दी है। अभी तक तकरीबन एक हफ्ते का समय बीत चुका है। एनसीबी के अधिकारी मान चुके हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी बातें आर्यन खान को लेकर कही गई थी वो उसे बदनामी करने के लिए कहा गया था और आर्यन केस में बदनामी झेलने के बाद एनसीबी की टीम फूट फूट कर अपने कदम रख सकती है। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिलेगा या नहीं, इसका फैसला तो 9 नवंबर को होने वाली टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की फाइनल बैठक में होगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ में मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स की एडीजी मैरिंजेला सिमानो ने जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारतीय वैक्सीन इंडस्ट्री पर भरोसा है। भारत बायोटेक तेजी से और लगातार हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने अपने डेटा की आखिरी किस्त 18 अक्टूबर को दी है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन को अप्रूवल के लिए 19 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ की अर्जी दी थी। अलग अलग देशों में बनने वाली वैक्सीन की कंपनियां इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डब्ल्यूएचओ के पास जाती है तो स्वास्थ्य संगठन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी का काम वैक्सीन के सभी चरणों के ट्रायल्स के डेटा की जांच करना और डेटा सही मिलने पर डब्ल्यूएचओ को अप्रूवल देने की सिफारिश करना है। कोवैक्सीन के लिए भी डब्ल्यूएचओ ने टेक्निकल कमेटी बनाई है। डब्ल्यूएचओ को उम्मीद है कि कमेटी अगले सप्ताह तक अप्रूवल दे सकती है। सीएमओ ने कहा है कि हमारी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कंपनी से फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट का डेटा जमा करने के लिए कहा है। तो दिल्ली पुलिस ने यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर से शुक्रवार सुबह बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी और फोर्स मौके पर है। क्रेन से बड़े बड़े पत्थरों को हटाना और साइड में रखा जा रहा है। बैरिकेडिंग के ऊपर लगे लोहे के कंटीले तारों को पुलिस खुद काट कर रही है। अधिकारियों का तो कहना है कि हमें ऊपर से आदेश मिले इसलिए बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इनकी लड़ाई कभी रास्ते की थी ही नहीं। उनकी लड़ाई तो 3 कृषि कानूनों को लेकर थी। उन्होंने कहा रास्ते खुलेंगे, हम भी अपनी फसल बेचने के लिए संसद भवन जाएंगे। हम 11 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें दिल्ली जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान अपनी फसल नहीं बेच सकते हैं। टिकैत ने कहा कि जिन किसानों का फसल नहीं बिक रहा है पहले उस फसल को ट्रैक्टर में संसद भवन के नजदीक ले जाकर बेचा जाएगा। हमने कभी रास्ते नहीं रोके, ना ही हमारा काम है। हमारी लड़ाई 3 कृषि कानून को लेकर है। बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा जाने वाले टिकरी बॉर्डर पर एक लेन में लगे बैरिकेड्स हटाए थे। तो शहर में चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को 55 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच की अगुवाई में कार्रवाई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने चारों जिले की स्पेशल टीम और थानों की पुलिस के साथ मिलकर किया। कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस की अलग अलग टीमों के साथ तैनाती हुई। सुबह 4 बजे कई कच्ची बस्तियों और कॉलोनियों में छापा मारा गया। पुलिस ने गेट हटाया, दरवाजा खुलते ही चेकिंग शुरू हुई। इससे बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले पुलिस की ओर से सभी की लिस्ट जारी कर दी गई थी, चिन्हित किया गया था। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 40 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया जो कि चेन स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त हैं। कार्रवाई में लूटी गई चेन, बिना नंबर प्लेट लगे 2 पहिया वाहन भी जब्त किए गए। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा के निर्देशन में डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहान ने इसकी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की है। वे खुद इस छापेमार कार्रवाई के सुपरविजन के लिए फील्ड में मौजूद नजर आई। इस एक्शन में पुलिस ने क्या हासिल किया इसका खुलासा दोपहर तक होगा। वहीं दिवाली में नजदीक आते ही शहर में खरीदारी करने वाली महिलाओं के गले से चेन लूटने, मोबाइल फोन, पर्स छीनने के मामले बहुत ज्यादा सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस ने रणनीति के तहत 55 टीमें गठित की। इसके बाद थानों की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी करी जाएगी। इससे पहले भी जयपुर पुलिस ने करीब 20 दिन पहले शहर में 100 से ज्यादा जगहों पर अल सुबह दबिश देकर 150 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो,
से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां राजस्थान में कोरोना के बाद अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कहर मच गया है। हालात तो ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस और जेके लेन में बेड तक फुल हो गए। डेंगू के केस 2 गुना तक बढ़ गए। ऐसे में अस्पताल में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था चरमरा गई है। लाइव एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए डोनर तो जैसे तैसे मिल जाते हैं, लेकिन एसडीपी की किल्लत के कारण मरीजों के परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। प्लेटलेट्स का स्टॉक भी कम हो गया है, जबकि मांग 3 गुना तक बढ़ चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या और प्लेटलेट्स की कमी को देखते हुए एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन केवल उन मरीजों को प्लेटलेट्स दे रहा है जिनकी प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो गई हैं या फिर ब्लीडिंग की समस्या आ रही है। एसडीपी किट की खरीद कम से कम होने पर अब ब्लड बैंकों में इसकी किल्लत महसूस हो रही है। जनाना, सांगनेटी गेट, जेके लोन में मरीजों को एसडीपी किट लेने के लिए कई बार एसएमएस भेजना पड़ता है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन अपना नया आयाम रिकॉर्ड बना रही हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 29 दिनों में पेट्रोल में और डीजल की कीमतों में 22 बार बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को घरेलू तेल कंपनियों ने तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा किया है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत 47 पैसे और डीजल की कीमत में भी 47 पैसे की ही बढ़ोतरी की है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत अपनी नई दर से जयपुर में 1 लीटर डीजल 107 रुपए 22 पैसे जबकि पेट्रोल 115 रुपए 94 पैसे की कीमत से बह रहा है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम भी अभी करीब $85 के प्रति बैरल में है, जो अगले 3 से 6 महीनों में 100 प्रति बैरल के दर पे बिकेंगे। इसके $100 तक पहुंचने पर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल वर्तमान कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर और महंगे हो गए हैं। इस वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादा वैट वाले राज्यों में कीमतों में और ज्यादा इजाफा हुआ है। अगले साल पहली बार और दूसरी बार तिमाही के बीच कच्चा तेल $100 प्रति बैरल का स्तर छू लेगा। बेंचमार्क की बात करें तो $85 पहले ही 1 साल पहले था, यानी $42.5 के मुकाबले दोगुना हो गया। इससे भारत की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, जो जरूरत तौर पर करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, यहां आयात बढ़ाना पड़ सकता है। वहीं कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। हार्ट अटैक के बाद 46 साल के पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर बंद कर दिए गए हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे थे। पुनीत के पिता राजकुमार साउथ इंडस्ट्री सिनेमा के आइकॉन थे। वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। चंदन तस्कर वीरप्पन ने जुलाई 2000 में तमिलनाडु में उनका अपहरण कर लिया था। पुनीत ने अपने करियर में इस तरीके का चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। वे राष्ट्रीय पुरस्कार में भी सम्मानित हो चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, पुनीत राजकुमार की आकस्मिक मृत्यु एक ट्रेजेडी है। यहां भी एक डरावना और भयानक आंख खोलने वाला सच है, हम में से कोई भी मर सकता है, इसलिए जीवन को फर्स्ट फॉरवर्ड मोड पर ही जीना सबसे अच्छा होता है। लोकसभा उपचुनाव में नेताओं के बीच केरल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसमें स्थानीय विकास के मुद्दे गुम हो चुके हैं। किसी ने विकास की बात नहीं की। एक पार्टी ने हर मंच पर नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही है, तो दूसरी पार्टी प्रमुख ने यह चुनाव संदेश के रूप में आगामी लोकसभा का सेमीफिनाले बताया है। ऐसे में युवाओं को रोजगार, उद्योगों को विकास और पर्यटन स्थलों का कायाकल्प, ताप्ती एशिया के पहले अखबारी कागज कारखाना नेपा मिले के मुद्दे हो गए। एशिया के पहले अखबारी कागज कारखाना नेपा में 2015 से 16 से अखबारी कागज का उत्पादन बंद है। नगर में युवाओं को नेपा मिल रहे हैं, चालू होने का इंतजार भी है। केंद्र सरकार के इस उपक्रम में स्थानीय रोजगार की मांग उठ रही है। युवा आंदोलन भी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांगों को ट्रेनों को स्टॉपेज और नेता मिल में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। युवा हेमंत कुमार का कहना है कि इस बारे में हमने मिल में स्थानीय युवाओं को रोजगार, ट्रेपो और यथागत करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। चुनाव बहिष्कार को चेतावनी भी दी गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण बंद हुई बहरामपुर की ताप्ती मिल भी अब चालू नहीं हो सकी। 2 साल से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, कुछ काम नहीं है। इस चुनाव में ताप्ती मिल में भी कोई मुद्दा नहीं है। एक पार्टी की ओर से कभी भी
ये जिक्र नहीं किया गया है। मिल मजदूर संघ के शंकर तेंदुलकर के अनुसार करीब 800 से अधिक मिल और भुखमरी के शिकार भी हो रहे हैं। तो सरकार से मिले आश्वासन के बाद इंटर्न डॉक्टर शुक्रवार को काम पर लौट आए। गुरुवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल का काफी असर देखने को मिला। इस दौरान ओपीडी में आने वाले मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा या फिर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। करीब 5000 मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इंटर्न्स के काम पर लौटने के बाद फिर स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। इंटर्न्स डॉक्टरों का कहना है कि शुक्रवार को लेकर भी हड़ताल की जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद मांग पूरी करने में आश्वासन मिला है। इसके बाद से इंटर्न डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। इमरजेंसी और ओपीडी के साथ ऑपरेशन में भी काम चल रहा है। हर साल 3000 रुपए स्टाइपेंड बढ़ाने की नियम को पूरा नहीं करने से आक्रोशित इंटर्न डॉक्टरों को गुरुवार को ओपीडी सेवा बाधित करनी पड़ी। इंटर्न डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग से बार बार मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस कारण काम में असहयोग अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति दे दी। इस मेडिकल कॉलेज को पिछले वर्ष ही मान्यता मिली थी। वहीं महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की मान्यता के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि कांकेर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। 100 एमबीबीएस सीटों वाला ये कॉलेज मेडिकल विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र के लिए स्वस्थ व्यवस्था है। मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड और यूजी एक्सपर्ट मेडिकल ग्रुप ने 23 और 24 अगस्त को तीनों मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया। इसमें कुछ कमियां पाई गई। कमेटी ने इसमें सुधार के लिए 21 दिन का वक्त लिया था। महासमुंद मेडिकल कॉलेज ने 18 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए अगले सत्र तक का इंतजार करना होगा। मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड और यूजी एक्सपर्ट्स मेडिकल ग्रुप ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के एंटोमी के प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं है। रेपिस्ट्री मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, फिजियोलॉजी जैसे कुछ विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली हैं। प्रयोगशाला में कुछ भी कमियां दूर नहीं हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।